हाँ तो दोस्तों, हमारा तीसरा टॉपिक इसमें हमने मानव भूगोल का अर्थ, इसके बाद में इसकी परिभाषाएं, और अब है मानव भूगोल की प्रकृति। तो मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है दोस्तों, इसमें देखें आप, हमने अध्ययन किया कि मानव भूगोल की परिभाषाओं की मानव भूगोल में हम जो हमारी परिवर्तनशील पृथ्वी या हम परिवर्तनशील मानव तथा क्रियाशील पृथ्वी के संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखें तो मुख्यतः हम भौतिक पर्यावरण का तथा मानव भूगोल के साथ में हम अध्ययन करते हैं, यानी मानव की क्रियाओं का भौतिक पर्यावरण के साथ में जो संबंध है इनका हम अध्ययन करते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो मुख्यतः मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है कि इसमें जो भौतिक संस्कृति के जो अन्य जितने भी तत्व हैं, सभी तत्व, यानी जो हमें भौतिक पर्यावरण ने हमें जो संसाधन दिए हैं, जितने भी प्रकार के मिट्टी, नदियां, जल, पानी या वनस्पति, इन सब संसाधनों का उपयोग करते हुए मनुष्य के द्वारा जो निर्मित किए गए जो भू आवरण है या भू दृश्य है, इनका अध्ययन। ठीक है, यानी मनुष्य ने क्या किया, प्रकृति द्वारा दी गई सामग्री का प्रयोग करते हुए अपने लिए अपने उपयोग में लिया है तथा इस सांस्कृतिक परिदृश्य का निर्माण किया है। ठीक है, और इसके अलावा भौतिक पर्यावरण जो स्वयं है मनुष्य द्वारा बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तित किया गया है, साथ ही मानव जीवन को भी इस भौतिक पर्यावरण ने क्या किया है, प्रभावित किया है। तो इसकी मुख्य आप विशेषता में या प्रकृति में देखें तो एक लाइन लिखें इसमें कि भौतिक संस्कृति। ठीक है, तो क्या है, भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व, भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा क्या किए गए, निर्मित किए गए। भौतिक संस्कृति के जितने भी तत्व हैं के अन्य सभी तत्व, भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व कैसे निर्मित किए गए, भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए। अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त यानी दिए गए संसाधनों का उपयोग करते हुए। ठीक है, उपयोग करते हुए अब किसके द्वारा निर्मित किए, किसने उपयोग किया, मानव ने, मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। ठीक है, तो भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व, ठीक है, जो आपको भौतिक संस्कृति यानी जिसमें मनुष्य का रहन सहन, इसके जो मकान, नगर निर्माण योजना, इसके अलावा जो अन्य नगर योजनाएं या हमारा वस्त्र, रहना, पीना, खाना, रहन सहन, ये सारे तत्व, तो भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा जो हमें संसाधन प्राप्त थे, इनका उपयोग करते हुए मनुष्य ने निर्मित किए हैं। इसके अलावा क्या, इस भौतिक पर्यावरण ने क्या किया है, मानव को भी प्रभावित किया गया है। ठीक है, इस भौतिक पर्यावरण ने मानव को भी प्रभावित किया। हालांकि मानव ने तो पर्यावरण को प्रभावित किया है, बहुत बड़े स्तर पर बदला है मानव ने, लेकिन इस पर्यावरण ने मनुष्य को भी प्रभावित किया है। तो इसमें एक लाइन और ये लिखें, जबकि भौतिक, तो जबकि भौतिक कौन, पर्यावरण, जबकि भौतिक पर्यावरण द्वारा, या इसको हम दूसरे शब्द में कहें, जबकि भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा वृहत स्तर पर बदला गया है। जबकि भौतिक पर्यावरण वृहत स्तर पर मानव द्वारा बदला गया है या परिवर्तित किया गया। परिवर्तित लिखें आप, परिवर्तित किया गया है। ठीक है, और इस भौतिक पर्यावरण ने क्या किया है, साथ साथ इसने भी मानव जीवन को प्रभावित किया गया है।
साथ ही इसने मानव जीवन को प्रभावित किया है। ठीक है, तो ये मानव भूगोल की प्रकृति। ठीक है, मानव भूगोल की प्रकृति कैसी कि मनुष्य भौतिक संस्कृति के साथ में संबंध स्थापित करता है, या यूं कहें भौतिक पर्यावरण के साथ में संबंध स्थापित करके संस्कृति में बदलाव लाता है, और इन्हीं संसाधनों का उपयोग करते हुए मनुष्य द्वारा जो निर्मित किए गए, यानी भौतिक संस्कृति मनुष्य द्वारा निर्मित की गई है। और कैसे निर्मित की गई है? पर्यावरण के जो तत्व हैं इनके द्वारा, इनका उपयोग करते हुए। और मनुष्य ने इस पर्यावरण को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित किया गया, तथा साथ ही साथ इस भौतिक पर्यावरण ने भी मानव जीवन को भी प्रभावित किया गया। तो ये मानव भूगोल की प्रकृति। ठीक है, और अब इससे अगला जो हमारा है वो समय के साथ मानव भूगोल और मानव भूगोल के क्षेत्र, उपक्षेत्र। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों मानव भूगोल का अर्थ, इसकी परिभाषा, उसकी प्रकृति, और उसके बाद में मानव भूगोल की कुछ अवधारणाएं। ठीक है, तो अगर हम अवधारणाओं की बात करें तो मानव का प्राकृतिकरण तथा प्रकृति का मानवीकरण, यह अवधारणा। और इस कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर करें हम, तो इसमें सबसे पहले तो हम मानव का प्राकृतिकरण, तो हमने जैसे पढ़ा है कि मनुष्य पृथ्वी से जन्म से ही जुड़ा है। और अगर हम आदिम अवस्था को देखें, उस वक्त भी मनुष्य भूगोल से संबंधित था, या यूं कहें इस भौतिक तत्वों से के साथ में जुड़ा हुआ था। प्राचीन मनुष्य की अगर हम बात करते हैं, आदिम समाज, जिस समय आदिम समाज की स्थिति थी, उस समय भी मनुष्य इस प्रकृति के साथ में अपने संबंध बना रहा था, या यूं कहें इस प्रकृति के जो घटनाएं हैं इनसे प्रभावित था। तो उस समय को देखें हम, तो उस समय मनुष्य का प्राकृतिकरण हो रखा था। और प्राकृतिकरण कैसे? मनुष्य प्रकृति के आदेश अनुसार चलता था, अर्थात मनुष्य के पास में संभावनाएं कम थी, और या यूं कहें उसकी सूझ थोड़ी कम होने के कारण वो आदिम तरह से लकड़ी इकट्ठा करना, इसके अलावा आदिम तरह से कंदमूल इकट्ठा करना, प्रकृति की पूजा करना, प्रकृति के तत्वों के साथ में सामंजस्य स्थापित करना, इसके ऊपर मनुष्य का कोई जोर नहीं था। प्रकृति जो प्रदान करती थी वो मनुष्य सहर्ष स्वीकार रहा है, या अगर नहीं स्वीकार रहा है तब भी मजबूरी में उसे स्वीकारना। तो मनुष्य का एक तरह से प्राकृतिकरण, मनुष्य प्रकृति के तत्वों के साथ में अपना सामंजस्य स्थापित करते हुए, या यूं कहें जैसे आपके बॉक्स की एक कथा आई थी उसमें किताब के अंदर, बेंदा मध्य भारत के बूझमाड़ के जंगलों में रहता है, अरे अपने दोस्तों के साथ में कंदमूल इकट्ठा करता है, खेती करता है, जुताई के खेत। तो ये हमें जो कहानी है ये हमें क्या बताती है? वो हमें प्राकृतिक जो उस समय का दृश्य, या यूं कहें मानव, आदिम मानव का जो समाज है उससे हमें जानकारी प्रदान करती है उसकी। तो उस समय को अगर हम देखें तो उस समय मनुष्य के रहन सहन सारा किस पे? प्रकृति पे आश्रित था। तो मनुष्य का उस समय प्राकृतिकरण हो रखा था। तो इसका मतलब इसमें क्या है मुख्यतः कि मनुष्य प्रकृति के अधीन, इसके अलावा मनुष्य प्रकृति को माता के स्वरूप में पूजता था, और जो प्रकृति के जो घटनाएं थी उस पर मनुष्य का बस नहीं था। ठीक है, फिर बाद में होता क्या है, उस समय मनुष्य जैसे प्रकृति चाहती थी उसी अनुरूप मनुष्य ढल जाता था, या यूं कहें मनुष्य प्रकृति के आदेश अनुसार जो उसी के अधीन अपना काम कर रहा था, या उसी के अधीन अपना जीवन व्यापन कर रहा है। लेकिन बाद में क्या होता है, इस समय तो मनुष्य प्रकृति के आदेशों पे है, तो इसका मतलब प्रकृति यहाँ पे सर्वोपरि थी, प्रकृति सर्वोपरि थी इस स्टेज पे। कौन सी पे? जब मनुष्य का, ये मानव का प्राकृतिकरण, इसकी बात कर रहा हूं मैं। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर हुआ संभावनाओं का जन्म। तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ये जो परिभाषा जो अभी हमने, जिसके बारे में हमने बात की, मनुष्य प्रकृति के अधीन है, मनुष्य प्रकृति की पूजा कर रहा है, मनुष्य प्रकृति के आदेश अनुसार जो है कार्रवाई कर रहा है, या उसका रहन सहन, जीवन स्तर, वो सारा प्रकृति चाहती है, वैसा प्रकृति के कंट्रोल में है। तो ये था निश्चयवाद। निश्चयवाद, ये निश्चयवाद थी।
ये निश्चयवाद की अवधारणा थी और ये हमारी पहली अवधारणा। दूसरी जो अवधारणा है वो ये प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण। तो हमारी दूसरी अवधारणा प्रकृति का मानवीकरण। अब यहां प्रकृति का मानवीकरण कैसे, आपकी किताब में एक और जो कहानी दी गई है ट्रांडरहाइम प्रदेश यानी टुंड्रा प्रदेशों के बारे में बात की गई है और उसका वहां का जो टेम्परेचर बताया गया बहुत ही ज्यादा ठंड का मौसम है। इसके अलावा जो वहां के कर्मचारी हैं उनके लिए फॉरेन से या यूं कहें विदेशों से फल आ रहे हैं उनके खाने के लिए और उनको जो बाहर का वातावरण एकदम बर्फ से जमा हुआ, जबकि उनका जो जहाँ पे केबिन है या यूं कहें उनका जहाँ ऑफिस है वो ऑफिस एकदम कंफर्टेबल उनके लिए वातावरण है, यानी वातानुकूलित है, एसी वाला है, गर्म एसी चला रखी है उन लोगों ने। तो उन्होंने क्या किया है, संभावनाओं को जन्म दिया। बाहर तूफान आ रहा है तो वो अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं। इसके अलावा उनको अपने ऑफिस जाने आने के लिए अच्छी लग्जरी गाड़ी है उनके पास, वो फ्लाइट से भी जा सकते हैं। तो उनके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और वो एक तरह से यूं कहें कि पूर्णतया प्रकृति के अधीन नहीं है। तो वहां पे क्या है, संभववाद का जन्म होता है। संभावनाएं हैं संभववाद। जैसे संभववाद का जनक किसे कहते हैं, W.D. लाप्लास, W.D. लाप्लास, विडाल डी लाप्लास। तो विडाल डी लाप्लास ये संभववाद के जनक हैं। और प्रकृति का मानवीकरण अर्थात अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मानव का प्राकृतिक, मनुष्य प्रकृति के अधीन, जबकि यहाँ पे क्या है, मनुष्य ने अपने अनुसार काफी हद तक संभावनाओं को जन्म देते हुए पर अपनी यानी तकनीक का तथा अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए प्रकृति के पूर्णतः अधीन नहीं रहा। मनुष्य अपने अनुसार उसमें बदलाव कर रहा है। कैसे कर रहा है, बाहर ठंड का मौसम है, यहाँ अंदर एसी चल रही है, इसके अलावा एसी गर्म एसी, और कहीं दूर जाना है या हवाई जहाज से सफर कर रहा है, प्लेन से सफर कर रहा है। इसके अलावा जो मौसम, जिस मौसम में जो पदार्थ यहाँ पे नहीं होते वो दुनिया में कहीं दूसरी जगह होते हैं, तो उनका भी आयात निर्यात हो सकता है। तो ये संभववाद। और अब इनमें हम देखें तो जो हमारी पहली स्टेप थी मानव का प्राकृतिकरण, इसमें प्रकृति सर्वोपरि है, प्रकृति की पूजा हो रही है। तो इसका मतलब प्रकृति का विनाश नहीं होता, इसमें प्रकृति का विनाश नहीं होता। यानी मनुष्य ने अपने विकास के लिए प्रकृति का विनाश नहीं किया। जबकि जहां संभववाद की बात आ रही है वहां पे मनुष्य क्या कर रहा है, यहां पे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन है। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, यहाँ प्राकृतिक संसाधनों का विनाश कर रहा है, या यूं कहें मनुष्य अपने विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो संभववाद जहां मनुष्य संभावनाएं जिसके पास ज्यादा है और मनुष्य यूं कहें कि हर चीज को संभव पॉसिबल कर रहा है, ठीक है। निश्चयवाद में मनुष्य जो प्रकृति करती थी वो निश्चित था, लेकिन यहाँ पे मनुष्य ने संभावनाएं व्यक्त की, नए नए जो आविष्कार हैं, नई नई चीजें हैं, मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन किया है। तो ये जो है लगातार इन संसाधनों का दोहन, ये क्या है, एक चिंता की विषय है, चिंता का विषय है ये। और इस चिंता के विषय से मुक्त करने के लिए या यूं कहें इस चिंता की तरफ ध्यान जाता है एक और भूगोलवेता जो तीसरी अवधारणा देते हैं, जिनका नाम है ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर या ग्रिफिथ टेलर। इन भूगोलवेता ने क्या किया, संभववाद का जनक को हम W.D. लाप्लास को कह सकते हैं। तो ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना दे दी और उसका नाम है नव निश्चयवाद, नव निश्चयवाद। ये हमारी तीसरी संकल्पना। पहली मानव का प्राकृतिकरण जो निश्चयवाद, दूसरी प्रकृति का मानवीकरण जो कि संभववाद, तीसरी नव निश्चयवाद। अब आप कहेंगे नव निश्चयवाद क्या है, तो नव निश्चयवाद को इन्होंने एक और नाम दिया है, रुको और जाओ सिद्धांत। तो रुको और जाओ सिद्धांत यानी रुकना भी है और चलते भी रहना है। तो रुकना कहां है और चलते रहना कहां है, इसके बारे में इन्होंने कहा, ग्रिफिथ टेलर ने इन्होंने बताया, जिस तरह सड़क पे आप देखते हैं कि कौन कौन सी बत्तियां होती है, लाल,
पीली और हरी। 3 लाइटें होती है। लाल लाइट का मतलब रुकना, पीली का मतलब देखना और जाना, और हरी का मतलब जाना, ठीक है, नहीं रुकना। तो लाल लाइट अर्थात अब हमें हमारी जरूरतों के लिए प्रकृति का जो हम यूं कहें प्रकृति के तत्वों का हम ज्यादा से ज्यादा दोहन कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, वहां पर रेड लाइट का इशारा, जैसे सड़क पे चलते हुए रुकते हैं तो वहां पे रुकना है, ठीक है। और जहां येलो लाइट का इशारा जो हमें बताता है कि आप देखिए कि कहीं से कोई गाड़ी नहीं आ रही, दूसरी एक्सीडेंट ना हो जाए आपका, कहीं और जाइए, ठीक है। यानी हमें अपना जो विकास भी करना है तथा पर्यावरण के तत्वों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो येलो लाइट का इशारा, और हरी का मतलब है चले जाना। तो अगर हम लाल लाइट और हरी लाइट पे रहेंगे, यानी कि अगर हम रुके हुए रहेंगे तो हम अपना विकास नहीं कर सकते। और अगर हमने लगातार विकास करते रहा अपना, अगर हम हरी लाइट के इशारे को देखते हुए अगर हम हमारा जो विकास करते रहे, आविष्कार बनाते रहे या पर्यावरण के संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा दोहन करते रहे, तो क्या हुआ, प्रकृति का बिल्कुल विनाश हो जाएगा। तो ये भी मानव हित के लिए नहीं है। तो हमें क्या करना है, येलो लाइट का जो इस प्रकार इशारा है, रुको, देखो और जाओ, तो यानी आप देखिए पहले, है ना। ऐसा ना हो कि ऐसी स्थिति हो जाए कि एक्सीडेंट हो जाए, अर्थात ऐसा ना हो कि आप पर्यावरण के जो हैं संसाधन इनको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए। यानी आपको अपना विकास भी करना है और पर्यावरण के जो तत्व हैं इनको भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। यानी सतत पोषण ये विकास की जो अवधारणा है, और उसी के आधार पर हमने जो ये नवनिश्चयवाद की संकल्पना जो है इसका प्रयोग किया है। तो रुको और जाओ सिद्धांत ये नवनिश्चयवाद है, और इसमें ग्रिफिथ टेलर, यानी हमें अपना विकास भी करना है, मनुष्य अपना विकास भी करेगा या करना है, तथा पर्यावरण संरक्षण को भी महत्व देना है। भी जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारी तीनों अवधारणाएं। पहली अवधारणा मानव का प्राकृतिकरण, तो उस समय प्रकृति सर्वोपरि, मनुष्य प्रकृति के अधीन, मनुष्य प्रकृति की पूजा करता है, प्रकृति से प्यार करता है, प्रकृति को विनाश नहीं करता, प्रकृति को नुकसान, प्रकृति द्वारा दिए गए जो तत्व हैं उन्हीं के द्वारा अपना गुजारा होता कर रहा है। दूसरी, संभावनाओं को जन्म दे रहा है मनुष्य, प्रकृति का मानवीकरण कर रहा है, अर्थात प्रकृति के बिल्कुल अधीन नहीं होकर प्राकृतिक जो संसाधन है इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस ला रहा है, या यूं कहे प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करके अपना विकास कर रहा है और अपने आप को मुक्त कर रहा है। और फिर तीसरी जो अवधारणा है वो इससे दूसरी अवधारणा के जो साइड इफेक्ट है उसकी वजह से इसका जन्म, यानी नवनिश्चयवाद, यानी निश्चयवाद है लेकिन नवनिश्चयवाद, और उसमें क्या है, रुको और जाओ सिद्धांत मुख्य, यानी मनुष्य को खुद का विकास भी करना है तथा पर्यावरण के जो तत्व हैं इनको भी नुकसान नहीं पहुंचाना। हाँ, तो अब हमारा अगला टॉपिक, समय के साथ मानव भूगोल। हमने मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में पढ़ा, इसकी परिभाषाओं को पढ़ा तथा इसके अर्थ के बारे में। तो समय के साथ में मानव भूगोल में क्या परिवर्तन आए, इसकी प्रकृति कैसे बदली है, या इनमें क्या क्या परिवर्तन आए, या इसके जो उपागम है या इसके जो लक्षण है वो कैसे बदले हैं। तो अगर हम समय के साथ मानव भूगोल की बात करें, तो अगर हम आदिम अवस्था को देखें, उस समय मनुष्य का एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य से संबंध या एक कबीले का दूसरे कबीले से संबंध कैसा रहा, और वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान विश्व जो वैश्वीकरण का दौर है इसको देखते हुए, तो इन संबंधों में अगर हम ध्यान करें तो किन किन युगों में या ये कैसे कैसे किस समय अवधि में क्या क्या परिवर्तन आए। तो सबसे पहले हम देखते हैं आरंभिक उपनिवेश युग, उपनिवेश का शुरुआती युग। तो सबसे पहले इसमें जो हमारी सारणी है आपकी किताब में भी है, उसमें सबसे पहले आपका आता है आरंभिक उपनिवेश युग। आरंभिक उपनिवेश युग, इस समय उपनिवेशवाद का दौर था। साम्राज्य तथा व्यावहारिक जो संबंध है या शक्तियां हैं वो अपने चरम पे थी। तो इन शक्तियों ने जो मुख्य उपागम लिया वो था अन्वेषण तथा वितरण या विवरण, यानी नए नए क्षेत्रों की खोज करना, नए नए क्षेत्रों का अन्वेषण करना, इनको प्रोत्साहित करना तथा विश्वकोशीय ज्ञान में वृद्धि करना। तो हमारा जो आरंभिक उपनिवेश युग था, उपनिवेशवाद का दौर था, उस समय
नए नए अन्वेषण हुए, नए नए खोज, नए नए क्षेत्रों की खोज, ये सारे। तो इसके जो उपागम है, उपागम में आते हैं इसमें अन्वेषण और विवरण, नए नए क्षेत्रों की खोज, ठीक है, नए नए क्षेत्रों की खोज और नए नए अन्वेषणों की खोज, या अन्वेषण करना, नए नए खोज, अन्वेषण तथा विश्वकोशीय ज्ञान में वृद्धि। और दूसरा, तो पहला हमारा था आरंभिक उपनिवेश युग, दूसरा था इसके बाद का, यानी उत्तर उपनिवेश युग, उत्तर उपनिवेश युग, दूसरा इसका है उत्तर उपनिवेश युग। और इस समय जो उपागम पे जोर दिया गया था वो ये उपागम है। तो जो उपागम पे जोर दिया गया था वो था प्रादेशिक विवरण या प्रादेशिक विश्लेषण जिसको कहते हैं। यानी प्रदेश का विश्लेषण किया जाने लगा। पृथ्वी के जितने भी प्रदेश हैं, एक पृथ्वी को यूं कहें कि एक भूभाग माना गया और इसके सभी प्रदेशों का वर्णन, प्रदेश के सभी जितने भी पक्ष हैं इनका वर्णन किया गया। पृथ्वी को एक भूभाग माना गया और इसके सभी क्षेत्रों का वर्णन, प्रदेश के सभी पक्षों का वर्णन किया गया। तो इसमें है प्रदेश के सभी पक्ष, इसमें भौतिक सांस्कृतिक सभी पक्ष। ठीक है। और नंबर तीसरा जो काल हमारा समय आता है वो अंतरयुद्ध अवधि के बीच, यानी 1930 का दशक, अंतरयुद्ध अवधि के बीच यानी 1930। तो अंतरयुद्ध अवधि 1930 का दशक। और इस समय भूगोल में जो परिवर्तन आया महत्वपूर्ण वो है क्षेत्रीय विभेदन, यानी प्रदेश के या एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से अलग कैसे है, यानी प्रदेश के अलग अलग जो तत्व हैं इनका अध्ययन तथा जितनी भी प्रकार की यहाँ की जो विशेषता है इनका अध्ययन, प्रदेश के जो भी तत्व हैं इन सभी का अध्ययन, और एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से अलग कैसे है, मिट्टी, वनस्पति, ये सारी चीजें इसमें। तो क्षेत्रीय विभेदन इसमें मुख्यतः था, क्षेत्रीय विभेदन। क्षेत्रीय विभेदन और प्रदेश से एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से अलग अलग कैसे है, तो प्रदेशों का विभिन्नताओं का अध्ययन, प्रदेशों की विभिन्नताओं का अध्ययन। ठीक है। नंबर 4 आपका है 1930 के बाद में 1950 के दशक के अंत में, 1950 के दशक के अंत से लेकर 1960 के दशक के अंत। तो इसमें हम लिखेंगे सीधा 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक। और इस समय जिस अध्ययन पर उपागम पर जोर दिया गया वो उपागम है स्थानिक संगठन, यानी स्थानिक संगठन अर्थात कंप्यूटरीकृत जो सूचनाएं हैं इन पे तथा सांख्यिकी जो विश्लेषण है इनके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया। और मानव भूगोल में मानचित्र का जो प्रभाव है इन सब का अध्ययन। तो इसमें हम लिखेंगे कंप्यूटरीकृत आंकड़े या यूं कंप्यूटर तथा सांख्यिकीय उपकरण या ठीक है मानचित्र का उपयोग, ये सारा इनके अध्ययन पर बल दिया जाता है इसमें। फिर आपका जो मानव भूगोल में प्रयोग 5वां जो आता है 1960 के बाद में, यानी 1970 का दशक। 1970 के दशक में मुख्यतः
तीन प्रकार की जो संकल्पनाएं या यूं कहें तीन प्रकार की विचारधाराओं का उदय होता है। उसमें मुख्यतः है मानवतावादी विचारधारा, अमूलवादी विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा। यानी इसमें विचारधाराओं का आविर्भाव होता है मानव भूगोल में। तो 1970 के दशक में, जो हमारा पांचवा है 1970 का दशक, इसमें भूगोल में तीन मुख्य विचारधाराओं का जन्म होता है और वो है विचारधाराएं मानववादी विचारधारा, अमूलवादी और व्यवहारवादी। ठीक है, मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा। मानवतावादी विचारधारा मुख्यतः भूगोल के मानवीय पक्षों का अध्ययन करने के लिए, और अमूलवादी विचारधारा में भूगोल के जो मूलभूत तत्व हैं इनका, तथा व्यवहारवादी विचारधारा भूगोल को व्यवहारिक रूप से, मानव भूगोल को व्यवहारिक रूप से कैसे लागू किया जाए, इन सारी विचारधाराओं। इसके अलावा मात्रात्मक क्रांति के बाद में जो मुख्यतः अगर हम देखें तो सामाजिक, आर्थिक और यथार्थवादी भूगोल में, या भूगोल को सामाजिक, आर्थिक तथा यथार्थवादी रूप में अधिक प्रासंगिक बनाया गया। तो इसमें मात्रात्मक क्रांति के बाद मुख्यतः मात्रात्मक क्रांति के बाद में सामाजिक, आर्थिक और यथार्थवादी, इसको प्रासंगिक बनाया गया। भूगोल को अधिक प्रासंगिक माना गया। और फिर छठी आपकी आती है 1990 का दशक। 1990 के दशक में भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद की शुरुआत होती है। ठीक है, 1990 का दशक। इसमें होता क्या है, भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद, भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद की शुरुआत होती है। और इसमें अगर हम सामान्यतः बात करें तो वृत्त सामान्यकरण तथा मानवीय दशकों की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न उठने लगे। अपने आप में प्रत्येक स्थानिक संदर्भ की समझ के महत्व पर इसमें अधिक जोर दिया जाने लगा। अर्थात इसमें मनुष्य के जो मानवीय जो विचार हैं उनकी व्याख्या करने वाले जो भी वैश्विक सिद्धांत थे इनकी उपयोगिता पे प्रश्न उठने लगे। इसलिए इसने क्या किया, स्थानिक संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया। यानी स्थानिक तो इस युग में जो मानवीय महत्व के जो विचार थे, जो सिद्धांत थे, उनकी उपयोगिता पे या प्रयोज्यता पे प्रश्न उठने लगे और जो स्थानिक संदर्भ की समझ के महत्व पर इसमें अधिक जोर दिया जाने लगा। तो ये मानव भूगोल के समय के साथ साथ में मानव भूगोल के उपागम तथा इसके जो अध्ययन क्षेत्र हैं उनके बारे में है। तो सबसे पहले हमारा है आरंभिक उपनिवेश युग, और इसमें अन्वेषण तथा विवरण पर ज्यादा जोर दिया गया। यह उपागम इसका, और इसमें नए नए क्षेत्रों की खोज की गई, नए नए अन्वेषण, इसके अलावा विश्वकोशीय ज्ञान में वृद्धि की गई। फिर दूसरा हमारा आता है उत्तर उपनिवेशवाद युग, और इस समय प्रादेशिक विश्लेषण पर यानी प्रदेश के सभी पक्षों का जो है वर्णन किया जाने लगा। इसके बाद में जो तीसरा आता है आपका अंतरयुद्ध अवधि यानी 1930 का दशक, और 1930 के दशक में क्षेत्रीय विभेदन यानी एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से अलग अलग कैसे है इसका अध्ययन, इस पर बल दिया गया। नंबर आपका चौथा फिर आता है 1950 का दशक, जो 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक, और इस समय कंप्यूटरीकृत आंकड़ों को तथा इसके अलावा स्थानिक संगठन या स्थानिक जो है इन पे बल दिया गया, और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया, मानचित्र का इसमें प्रयोग किया जाने लगा इसमें। और फिर उसके बाद में 1970 का दशक आपके मानवतावादी, अमूलवादी, व्यवहारवादी जो तीन विचारधाराएं हैं इनका उदय होता है। और इस समय मात्रात्मक क्रांति के बाद जो सामाजिक, आर्थिक
या यथार्थवाद है, इसको अधिक प्रासंगिक बनाया गया या इसमें अधिक बल दिया गया। फिर बाद में 70 का दशक, भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद की शुरुआत होती है और स्थानीय संदर्भ की महत्व के जो भी दशकों की व्याख्या करने वाले या स्थानीय संदर्भ की महत्व की दशाओं की व्याख्या करने वाले जो मुद्दे थे या वैश्विक सिद्धांत थे, इनकी जो प्रयोज्यता थी, इस पर ही प्रश्न उठने लगते हैं। हाँ, तो अब आपका अगला टॉपिक है भूगोल के क्षेत्र एवं उपक्षेत्र। तो मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उपक्षेत्रों में अगर बात करें हम, तो मानव भूगोल का विषय बड़ा ही अंतराप्रष्ठी है। ये एक विषय से दूसरे विषय से जुड़ा हुआ है। मानव भूगोल हमारे इतिहास से, हमारे समाजशास्त्र से, हमारे राजनीति विज्ञान से, हमारे जो नगरीय अध्ययन है इनसे, तथा हमारे अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ, तथा इसके अलावा जनसंख्या और चिकित्सा भूगोल से भी मानव भूगोल जुड़ा हुआ है। तो अगर हम मानव भूगोल के उपक्षेत्रों की बात करें, तो मानव भूगोल का जो मुख्य क्षेत्र है, इसमें सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्रों में सबसे पहले व्यवहारवादी भूगोल, उसके बाद में सामाजिक कल्याण भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, चिकित्सा भूगोल। और अगर नगरीय भूगोल में हम बात करें तो राजनीति विज्ञान और नगरीय अध्ययन व नियोजन, इसके अलावा निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, ये इसके उपक्षेत्र हैं। जनसंख्या भूगोल में हम जननांकिकी की बात करते हैं तो जनसंख्या, इसके अलावा आर्थिक भूगोल में संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये भूगोल। ठीक है, तो ये इसके उपक्षेत्र हैं। तो सामाजिक विज्ञानों के साथ में इसके जो समाजशास्त्र के साथ में इसका संबंध है, उसके बारे में तो सबसे पहले हम लेते हैं इसके मानव भूगोल के क्षेत्र। तो इसमें सबसे पहले सामाजिक भूगोल। सबसे पहले सामाजिक भूगोल, और सामाजिक भूगोल में ये व्यवहारवादी भूगोल में आ जाएगा, सामाजिक कल्याण भूगोल में आ जाएगा, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल। तो सबसे पहले सामाजिक भूगोल, इसका जो क्षेत्र आ गया। अब उपक्षेत्र में सबसे पहले हम लेंगे व्यवहारवादी भूगोल और अन्य जो विज्ञान है इनके साथ में संबंध इसका। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मनोविज्ञान के साथ में इसका संबंध। ठीक है, फिर दूसरा व्यवहारवादी भूगोल के बाद में सामाजिक कल्याण भूगोल, इसमें इसका संबंध है जो कि कल्याण अर्थशास्त्र या कल्याणवादी अर्थशास्त्र से। अगला हमारा अवकाश का भूगोल, जो कि समाजशास्त्र का टॉपिक है। फिर सांस्कृतिक भूगोल, मानव विज्ञान का। अवकाश का भूगोल समाजशास्त्र का टॉपिक है, तो समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ ये, यानी हम इसके संबंधों की बात कर रहे हैं कि ये समाजशास्त्र का टॉपिक। इसके अलावा सांस्कृतिक भूगोल, और सांस्कृतिक भूगोल जो है वो मानव विज्ञान से जुड़ा हुआ। इसके अलावा लिंग भूगोल, जो कि समाजशास्त्र का तथा मानव विज्ञान का, तो ये मानव विज्ञान में। ऐतिहासिक भूगोल, ये मानव विज्ञान तथा समाजशास्त्र। और ऐतिहासिक भूगोल ये इतिहास का। इसके अलावा चिकित्सा भूगोल, जो कि महामारी विज्ञान का टॉपिक। तो ये तो थे इसके सामाजिक भूगोल के साथ में संबंध। अब है नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल में इसमें नगरीय अध्ययन व नियोजन किया जाएगा, या इसका क्षेत्र जो रहेगा वो क्या है, नगरीय अध्ययन व नियोजन। नगरीय अध्ययन व नियोजन। और अब है इसमें नगरीय भूगोल। इसके बाद में राजनीतिक भूगोल, तो इसमें राजनीतिक भूगोल या राजनीति विज्ञान का अध्ययन। और इसके बाद में राजनीतिक भूगोल में अगर हम देखें तो निर्वाचन भूगोल इसी के अंतर्गत, और सैन्य भूगोल जो इसके उपक्षेत्र है वो निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। तो निर्वाचन भूगोल
जो कि राजनीति विज्ञान से जुड़ा हुआ है, और सैन्य भूगोल जो सैन्य विज्ञान का विषय है, सैन्य विज्ञान का। और अब जो आपके आता है वो आवास भूगोल, और आवास भूगोल जो नगरीय ग्रामीण नियोजन से संबंधित है। इसमें जनसंख्या भूगोल भी, नगरीय और ग्रामीण नियोजन, इससे जुड़ा हुआ ये विषय आता है इसका भूगोल का। और फिर हमारा जो भूगोल का अगला विषय या इसमें क्या हम जनसंख्या भूगोल को हम पढ़ते हैं। तो जनसंख्या भूगोल जो कि जनांकिकी से जुड़ा हुआ विषय है। तो इसमें आवास भूगोल के बाद में जनसंख्या भूगोल, और जनसंख्या भूगोल के बाद में अगर हम इसके बड़े चैप्टर की बात करें तो सामाजिक भूगोल के बाद में दूसरा इसका बड़ा जो विषय क्षेत्र आता है वो आर्थिक भूगोल का, जो अर्थशास्त्र का विषय है। आर्थिक भूगोल, और मुख्य रूप से ये है अर्थशास्त्र का विषय। तो मुख्य रूप से ये अर्थशास्त्र का अध्ययन या अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ विषय है ये। और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे तो सबसे पहले संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल। तो इसमें संसाधन भूगोल, तो संसाधन भूगोल जो है अर्थशास्त्र के या यूं कहें संसाधन अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। तो इसमें संसाधन अर्थशास्त्र, फिर कृषि अर्थशास्त्र, कृषि भूगोल, कृषि अर्थशास्त्र, और फिर उद्योग भूगोल, ये औद्योगिक अर्थशास्त्र। का इन अन्य जो सामाजिक विज्ञान है या जो अन्य विषय है इनके साथ में संबंध है। इसके अलावा इसमें विपणन भूगोल, अर्थशास्त्र में भूगोल, ये विपणन भूगोल जो है व्यावसायिक अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। इसके बाद में पर्यटन भूगोल और अंतरराष्ट्रीय व्यापार भूगोल। तो विपणन भूगोल ये व्यावसायिक अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ, पर्यटन भूगोल पर्यटन व यात्रा नियोजन से, अंतरराष्ट्रीय व्यापार तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल अर्थशास्त्र, अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रबंधन अर्थशास्त्र। इस तरह हम कह सकते हैं कि भूगोल का जो विषय क्षेत्र है ये कम नहीं है। भूगोल अपने आप में एक परिपूर्ण विषय क्षेत्र है। भूगोल के साथ में अन्य जो कला के विषय हैं वो भी भूगोल से जुड़े हुए हैं। इसके अंतर्गत हम सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, ये सारे विषय जितने भी हैं इन मनोविज्ञान से तथा समाजशास्त्र से, इतिहास से, इनके साथ में इसका अपने आप में बहुत गहरा संबंध है। तो इनको अलग नहीं कर सकते, हम इनको साथ में पढ़ते हैं। तो ये हमारी पहली इकाई का पहला अध्याय, जो इकाई 2 नंबर की है हमारी, यूनिट फर्स्ट, ये 2 नंबर की। तो इसका ये पहला अध्याय, इसमें सिर्फ एक ही अध्याय है, मानव भूगोल, प्रकृति और विशेष क्षेत्र। तो इस अध्याय में हमने आपको मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल की प्रकृति, इसके अलावा जो विचारधाराएं हैं आई, जिसमें हमें नियतिवाद यानी निश्चयवाद, संभववाद तथा नव निश्चयवाद, प्रकृति का मानवीकरण, मानव का प्राकृतिकरण और रुको और जाओ सिद्धांत, इन तीनों को पढ़ा। इसके बाद में और मानव भूगोल की प्रकृति को हमने समझा। फिर इसके विशेष क्षेत्र को देखते हैं हम, इसके अध्ययन के जो क्षेत्र है वो उपक्षेत्र, इन सब का हम इस पहले अध्याय में हमने जो वर्णन किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना कमेंट करके। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा हमारे अगले टॉपिक पे जो अध्याय 2 से जुड़ा हुआ है। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।